सुहेल अफरीदी साहब ने जो जिरगा करवाया खैबर पख्तूनख्वा में, उसने काफ़ी ज़मीन को गर्म किया। और एस्टेब्लिशमेंट के लिए देखें, चीज़ें वो बेहतर होती हैं जिनके फैसले एस्टेब्लिशमेंट खुद करे, उसमें फिर वो कैलकुलेट करते हैं अपने मुताबिक। लेकिन जब सियासतदान फैसले अपने हाथ में ले लें तो फिर वो कैलकुलेशन करते हैं अवाम की मर्जी के मुताबिक। और नॉर्मली पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो एस्टेब्लिशमेंट के फैसले होते हैं वो अवाम के फैसलों से मुतसादिम होते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अपना मफाद देख रही होती है और पब्लिक जो है उसका मफाद उससे थोड़ा हटके अलग होता है। अब यहाँ पे जो एलामिया जारी हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, इस पे शाबाश देनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये एक आगाज है पॉलिटिकल डिबेट का पाकिस्तान के अहम तरीन मसले के ऊपर। देखिए, हमें बड़े मसाइल क्या है, हम एक सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, हमारे जो है वो क्लाइमेट चेंज के बड़े सीरियस इश्यूज हैं, हमारे यहाँ दहशतगर्दी का बड़ा सीरियस मसला पाकिस्तान में है, माशी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान एक कांस्टेंट पॉलिसी नहीं बना पा रहा। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें पाकिस्तान में दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल के पाकिस्तान के सियासतदान रफ्ता रफ्ता इस रास्ते में चल पड़े, 1 साल 2 साल 4 साल जितना भी टाइम लगाएं, एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल दें और खुद एक कंसेंसस जनरेट कर पाए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और पाकिस्तान इससे आगे बढ़ेगा। तो कम से कम उस तरफ चल पड़े। अब उम्मीद की जाती है कि आइंदा भी ऐसी चीजें होंगी। एलामिया इंपॉर्टेंट है, एलामिया में जो चीजें मौजूद है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कुछ चीजें ऐसी मुझे लगा कि और भी चीजें हो सकती थी, लेकिन इस एलामिया में जो है मैं आपके सामने रख देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगे का मुतफिका तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत उन्होंने की जिरगे ने, और इस बात का आदा करता है कि इसके खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर कानून के दायरे में मौजूद हर वसीला इस्तेमाल किया जाएगा जो इस सूबे में मुस्तकिल अमन का बायस बने। तो सूबाई हुकूमत करेगी अमन के लिए पूरी कोशिश, तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। नंबर 2, अमन व अमान के हवाले से मुजव्वज़ा कवानीन के हवाले से मुत्तफिका करारदादें जो सूबाई असम्बली से पास की गई हैं उन पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। अब इसमें जो है वो एक और करारदाद भी थी, आपको याद होगा कि फौज के पास जो खुसूसी इख्तियारात हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिनके तहत वो ऑपरेशंस करते हैं या उन्हें खास इख्तियारात मिले हैं ऑपरेशंस करने के, वो भी वापस लिए जाए। तो ये करारदाद का जब आप तस्करा करते हैं तो एक्चुअली ये उसी से जाके जुड़ जाती है। नंबर 3, पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे और जरूरत के मुताबिक आईनी तौर पर बाकी इदारों से मावनत तलब कर सकते हैं, जबकि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस मखदूश अमन व अमान की सूरत हाल में पुलिस और CTD को खसूसी माली मावनत फराम करेगी। ये बड़ा पॉजिटिव है कि पुलिस कमांड करे, इख्तियार जो है वो पुलिस के पास हो, फ्रंट पे पुलिस रहे, क्योंकि पब्लिक डीलिंग में पुलिस सबसे बेहतर इदारा है। बहुत सारे प्रॉब्लम है पाकिस्तान की पुलिस में, लोगों को बड़े शिकवे शिकायतें भी रहे हैं, लेकिन पुलिस जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है उन सबके मुकाबले में जो पब्लिक है उनसे बेहतर डील कर सकती है। उसकी एक वजह यह है कि पुलिस ने वहीं पे रहना होता है, वहीं पे डील करना होता है, उसी सोसाइटी का पुलिस हिस्सा होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप सिंध से उठाकर ले गए या किसी को आप बलूचिस्तान से उठाकर ले आए या गिलगित से ले आए, नहीं, वो मकामी इलाकों के लोग होते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर जानते हैं वहां के डायनामिक्स को और उनको पता है कि कहां तक जाना और कहां से आगे रेड लाइन है। लिहाजा पुलिस अगर डील करे और पुलिस की मावनत के लिए उनके बुलाने पर फौज या दीगर इदारे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनको सपोर्ट फराम करेगी और उनको सहूलियात देगी। गैर कानूनी महसूलात, भत्ताखोरी और जो मारामारी इस वक्त जारी है खैबर पख्तूनख्वा में, इसके लिए एक मजबूत पॉलिसी बनाई जाए ताकि दहशतगर्दों का जो माशी एक पूरा नेटवर्क है वो टूट जाए। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस शोरिश ज़दा इलाकों में मादनियात की जो गैर कानूनी निकासी है इसका खात्मा किया जाए। इंपॉर्टेंट है कि जिन इलाकों में लड़ाई लगी हुई है या जहां पे हालात खराब है, हालात खराब होने की एक वजह मादनियात भी है, तो बिल्कुल मादनियात की खुदाई भी बंद कर दें, वहां से मादनियात की तरसील या वहां से मादनियात की निकासी उसको बंद किया जाए, खात्मा किया जाए। सूबाई और छठी यह है कि सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा को जारी सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों और उनकी कानूनी बुनियादों के बारे में मुतय्यना मुद्दत में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। इन इदारे आए और बताएं जनाब इन कैमरा ब्रीफिंग में कि कानूनी नुक्ता नजर से मामला क्या है और किधर है और करना क्या है। सूबाई सतह पर अमन के फोरम कायम किए जाएं जिनमें अक्सरियत गैर सरकारी अराकीन की हो, यानी सरकारी बंदे ना हो, और मुंतखब नुमाइंदे, सियासी जमातें, नौजवान, अकलियत और खवातीन, ये लोग इसके अंदर होने चाहिए जो वक्तन फवक्तन जो है वो राब्तों में भी रहे और जुड़े रहे आपस में। इसके बाद एक और जो 8वीं शर्त है वो ये रखी गई कि शहरी सतह पर पुलिस कंटोनमेंट और बल्दियाती इदारों के माबैन हमांगी के लिए सिटी सेल्स कायम किए जाए जो चेक पोस्टों के खात्मे के लिए मुकर्ररा वक्त पर मबनी मंसूबे तैयार करें। यानी
अब यह फैसला किया जाए कि जो इजाफी चेक पोस्टें बन गई है खैबर पख्तूनख्वा में, जिनसे लोगों को इरिटेशन होती है, लोग परेशान होते हैं, एहतजाज करते हैं, उन चेक पोस्टों का वक्तन फवक्तन अब खात्मा किया जाए, एक टाइम फ्रेम उनका बनाया जाए। नंबर 9 यह है कि मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईनी तरमीम की जाए, जबकि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC को नेशनल फाइनेंस कमीशन के साथ मुंसलिक किया जाए। फिर 10वीं इसके अंदर जो एक शर्त है या जो एलामिया का हिस्सा है वो ये है कि वफाक जो है वो सूबे को जो पैसा वफाक ने देना है, ये बहुत सारी मद में है, ये सारी लिखी हुई है, 8-9 चीजें लिखी हुई है, तो ये सारा पैसा जो है वो वफाक सूबे को फराहम करे ताकि सूबा अपने लोगों के लिए काम कर सके। फिर 11वां जो है खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगा तजवीज करता है कि सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करें। 12वां यह है कि पाक अफगान बॉर्डर के तमाम तारीखी तजारती रस्तों को हर किस्म की तजारत के लिए फिल फॉर खोल दिया जाए। 13वां यह है पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में वफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे और सफारतकारी को तरजीह दे। 14वां यह है कि अमन जरगा यह तजवीज करता है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव को कम किया जाए। 15वां यह है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए। और खैबर पख्तूनख्वा का कौमी जरगा भी बीच में हाथ से लिखकर इसमें शामिल किया गया है कि वो भी इसके अंदर तश्कील दिया जाए और उसको शामिल किया जाए। तो ये एक एलामिया है, मुतवाज़न है। अब उम्मीद करते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो सारे इसके ऊपर तवज्जो देंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर बैठी और उन्होंने सबने दस्तखत करके इसके ऊपर बात की है। अब नाज़रीन आ जाए वापस आईनी तरमीम के ऊपर। नवाज शरीफ साहब आए कौमी असम्बली में, उन्होंने आईनी तरमीम के लिए वोट डाला। अब ये वो नवाज शरीफ है जिन्होंने बार बार ये बात की कि जर्नैलों से आज़ादी का उन्होंने नारा लगाया। वो हमेशा ये कहते रहे कि जर्नैलों ने पाकिस्तान को तबाह किया, जर्नैल जो है वो चीज़ों को ख़राब करते हैं, ये मिलिट्री के जनरल्स जो हैं इन्होंने अमन अमान को भी ख़राब किया। ये बार बार नवाज शरीफ साहब कहते रहे और आज वही नवाज शरीफ साहब बेचारे एक जर्नैल की खुशामद में सीनियर अर्दली बन गए। शहबाज शरीफ साहब को तो अर्दली का इमरान खान साहब ने, अब नवाज शरीफ साहब उनसे सीनियर है तो उन्होंने आकर भी वही काम किया। नवाज शरीफ के सामने एक बड़ी अजीब सूरत हाल तब पैदा हुई और मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगा वो लम्हा, वो सूरत हाल, जब मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे मौजूद थे और उनके सामने अपोजिशन के अरकान ये नारे लगा रहे थे कि ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। यानी इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह भागे भी नहीं, कोई डील नहीं की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई खसूसी तैयारा लेकर पाकिस्तान से बाहर नहीं गए और ना उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया। तो ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। मियां साहब को ये नारे सुनने पड़े। मुझे उन पर तरस भी आ रहा था कि 3 मरतबा का वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स आर्मी चीफ को ताहयात मुराद और इस्तिस्ना देने के लिए ऐवान में आ रहा है, अदलिया को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए ऐवान में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अमली तौर पर तकरीबन खत्म करने के लिए ऐवान में आ रहा है, जजेस को एक हुकूमत का मातहत इदारा बनाने के लिए ऐवान में आ रहा है। तो मैंने आपको 2 दिन पहले अर्ज किया था कि नवाज शरीफ साहब इस सारे गेम का हिस्सा है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें फैला रहे थे कि नवाज शरीफ साहब इससे खुश नहीं है, उन्हें ये पसंद नहीं है। लेकिन 324-25 वोट चाहिए थे, 331 वोट पड़े। नवाज शरीफ ना भी आते तब भी ये आईनी तरमीम हो जाती, लेकिन नवाज शरीफ साहब को इस आईनी तरमीम के लिए आना पड़ा। वो इसलिए आना पड़ा कि एक तो उन्हें इलास्टिक की शलवार है उनके पास। मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्हें जाली इलेक्शन जितवाया गया फॉर्म 47 पे। कैंसर ज़दा पेशेंट यास्मीन राशिद साहबा, उनको जेल में बंद करके मियां साहब को जाली सीट दी गई है। एक तो वो खौफ है कि वो उनसे छिन जाएगी, दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब जाती तौर पे इसके हामी है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि मियां साहब ने अपने साथियों को कहा कि हर हाल में हमें जरूरत है आसिम मुनीर साहब की, उनको हमारी इतनी जरूरत नहीं है जितनी हमें उनकी जरूरत है, और जो ये कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। ये मैंने आपको 1 दिन पहले बताया भी था, 1-2 दिन पहले। नाज़रीन, जरदारी साहब भी आपको याद होंगे जिन्होंने फौज के जर्नैलों को यह कहा था कि तुम 3 साल के लिए आते हो और हमने हमेशा यही रहना है। लेकिन अब उन्होंने खुद एक जर्नैल को 3 साल से बढ़ा के 5 साल और फिर ताहयात कर दिया, बल्कि ताहयात उन्हें इस्तिस्ना भी दे दिया। बिलावल ने ना एक बड़ी जबरदस्त तकरीर की अपनी तरफ से, वो एक जुमला दूसरे से मिल ही नहीं रहा था, एक ऐसा कंफ्यूजन था। हमेशा गुडी गुडी माहौल में बिलावल ने तकरीरें की हैं, अच्छा माहौल बनाकर दिया गया, नए सियासतदान है, एनर्जी शो करते हैं। लेकिन बिलावल ने जो बातचीत की ना, तो मुझे तरस आ रहा था कि यार एक बात दूसरी बात से मिल नहीं रही। वजह यह है जब आपके पास बयानिया ना होना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी चिल्ला लें, गला फाड़ लें, आपके पास बयानिया नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब बिलावल ने इस सारे मामले को जो तरमीम है, स्पेशली जो 243 है आर्मी चीफ वाली, फील्ड मार्शल वाली, वो उन्होंने जोड़ दी। फील्ड मार्शल ने भारत को शिकस्त दी और हमने उनके ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। अब ये बड़ी ज्यादती है बिलावल के साथ कि उन्हें बताया गया कि आप ये कह देंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए, पाकिस्तानी बेवकूफ नहीं है,
उन्हें पता है कि आईनी तहफ़्फ़ुज़ क्या है और भारत के साथ लड़ाई का इससे क्या ताल्लुक है। यानी ये और भी लोग कह रहे हैं कि भारत के साथ लड़ाई, शहबाज शरीफ ने भी यही बात की कि जनाब क्योंकि भारत के साथ लड़ाई में बड़ी कामयाबियां मिली है तो हमने फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। जो फील्ड मार्शल का एक टाइटल है ना, वो जिसको मिलता है वो सारी जिंदगी रहता है। ये बात पहले से सबको पता थी, ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूं अपने वीलॉग्स के अंदर। इस मरतबा फील्ड मार्शल के ओहदे को कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, किया यह गया है कि उनकी मुराद को सारी जिंदगी के लिए जारी कर दिया गया, कंटिन्यू कर दिया गया, नंबर एक। नंबर दो, उन्हें मरते दम तक के लिए इस्तिस्ना दे दिया गया कि इनके ऊपर कोई भी शख्स कोई केस ना कर सके। इस बात का खौफ ना रहे कि इनके ऊपर कोई केस हो जाएगा, इन्हें अदालत में जाना पड़ेगा या जेल में जाना पड़ेगा या थाने में पकड़े जाए या किसी और जगह पकड़े जाए। इनको इस्तिस्ना मिल गया, किसी फौजी अदालत में, किसी सिविलियन कोर्ट में, कहीं पे इनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता क्योंकि आईन ने इनको इस्तिस्ना दे दिया है। अब ये एक काम इन्होंने किया, तो इसका इंडिया के साथ क्या ताल्लुक है या अफगानिस्तान के साथ लड़ाई के साथ क्या ताल्लुक है? क्या इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान की अदालतों के जरिए से आसिम मुनीर साहब पे कोई केस चलाना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान में आकर कोई मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं? यानी मेरी समझ से बाहर है कि वो क्या जवाब क्या गढ़ रहे हैं। भाई इसकी सिंपल वजह ये इंडिया और अफगानिस्तान नहीं है, इसकी वजह इमरान खान और उनकी पॉलिटिक्स है। इसकी वजह जो मौजूदा सियासतदान है वो है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो बाजवा साहब की बैंड बजाई है PMLN ने, तो ये आसिम मुनीर साहब जब जाएंगे तो उन्हें भी माफ नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब से भी ये लोग एक दूसरे को डराते रहते हैं कि इमरान खान आ जाएगा तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, वो नहीं छोड़ेगा। वो बेचारे अपोजिशन वाले गारंटियां देते हैं कि जी हम इमरान खान की गारंटी देते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, उससे ना डरे आप। लेकिन ये एक्चुअली जो तरमीम है ना, ये खौफ की वजह से है। चौधरी निसार अली खान जो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने भी यही बात की कि ये खौफ की वजह से अब एक बेचैनी पैदा हो रही है। नाज़रीन, बेचैनी ये है कि देखें प्रैक्टिकली काम तो बहुत सारे बंदों ने किया है ना, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करैक्टर हो, वो कोई एक दो तो नहीं है, वो बहुत सारे हैं। शहीद अरशद शरीफ के केस के अंदर भी 7 फौजी अफसरान के नाम है। जो धांधली वाला मामला है, पूरे मुल्क का मैंडेट चोरी हुआ, वो जाके सिकंदर सुल्तान राजा के गले में फंसेगा। कुछ चीजें काजी फायद ईसा के जाके गले में फंसेंगी। अब उन सारों को तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो एक बेचैनी पैदा हो गई है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, वो कोई भी ऑर्डर दें, कोई भी बात करें, कुछ भी करें, उनके ऊपर कभी भी कोई मामला नहीं होगा, वो आईनी तौर पर महफूज रहेंगे। लेकिन जो लोग आगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे या आगे जाके कोई चीज करते हैं जो गैर कानूनी या गैर आईनी होती है, उन सारों को तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो वहां पे भी एक बेचैनी, और आने वाले दिनों में आपको ये बेचैनी बढ़ती हुई नजर आएगी। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने एक इंकशाफ किया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसहाक डार साहब ने कहा कि इरफान सिद्दीकी साहब जब बीमार थे तो मैंने, क्योंकि वोट का टाइम आ रहा था सेनेट में, तो 2 बंदे भिजवाए कि जाके पता करें। तो बंदे गए और उन्होंने जाके पता किया तो उन्हें बहुत सारे गैजेट्स लगे हुए थे, वो बेहोशी के आलम में थे। तो डार साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब क्लेम कर दिया कि डॉक्टर ने कहा कि इनको एम्बुलेंस में डाल के स्ट्रेचर पे हम भिजवा देते हैं अगर आपको चाहिए तो। ऐसे डॉक्टर को तो जेल में डाल देना चाहिए, जो एक नीम बेहोश मरीज को, यानी जो होश में ही नहीं है मरीज, जिसको जनाब मशीनें लगी हुई हैं और मशीनों के जरिए से उसको जिंदा रखा हुआ है, एक ऐसे मरीज को कोई डॉक्टर कहता है कि आप इसको उठा के हम आपको एम्बुलेंस में या स्ट्रेचर पे डाल देते हैं, आप इसको ले जाएं और जाके सेनेट में अपनी कार्रवाई कर लें। मैं हैरान हो रहा हूं, मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए। कोई जर्नलिस्ट अगर हमारे वहां पे मौजूद है तो जाके डॉक्टर्स का इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि क्या आपने ऐसी ऑफर की थी कि इस हालत में जो बिस्तरे मर्ग के ऊपर एक आदमी पड़ा हुआ उसको उठाकर आप सेनेट के इजलास में भेजना चाह रहे थे। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई कसाई डॉक्टर भी होगा तो वही हरकत करेगा कि जनाब हम इसको भेज देते हैं, आप इसको ये नीम मुर्दा आदमी से आप वो करवा लें। हालांकि बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि उनका इंतकाल हो चुका था। तो डार साहब ने, मुझे लगता है कि बढ़ा चढ़ा के बात करते करते एग्जैजरेट कर गए। डॉक्टर ऐसा कर नहीं सकते, जो मेरी समझ है उसके मुताबिक तो ये नामुनासिब है और ये मुमकिन भी नहीं लगता मुझे। अच्छा नाज़रीन, एक तस्वीर वायरल हुई नवाज शरीफ साहब की, ये कौमी असम्बली से। नवाज शरीफ साहब ना हाथ से ऐसे प्यार कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब की साहबजादी को, आसिफा जरदारी को। तो बहुत सारे लोगों ने पे बहुत सारी बातें की कि जनाब ये शफकत है मियाँ साहब की, ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, ये है जमहूरियत का हुस्न है ये, और कोई इखलाकियात कह रहा है, कोई सियासी इकदार कह रहा है। देखिए तस्वीर अच्छी है, देखें तो आपको अच्छा लगता है कि एक बुजुर्ग आदमी एक बच्ची को जो है वो प्यार कर रहा है हाथ से, सर में उसको थपथपा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों लोग यहां पे कर क्या रहे? मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर अगर ये सियासी इकदार है तो आज बहुत सारी बच्चियां जेलों में बंद है और वो बेगुनाह बंद है, सब जानते हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो नवाज शरीफ के जो पॉलिटिकल सबसे बड़ा मुखालिफ है इमरान खान, वो उसकी हमायत कर रही है और उनको उठा के जेलों में डाला हुआ है जाली मुकदमात में। एक एक वकूए के 6-6 अलग अलग शहरों में मुकदमात करके उन्हें जेलों में बंद कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 70 साल से ज्यादा उम्र है, नवाज शरीफ की उम्र की है, बुजुर्ग है,
और कैंसर की पेशेंट है, वो बाहर आ जाती हैं, फिर उन्हें बंद किया जाता है कि नहीं ये तो नवाज शरीफ का हल्का है, यहां से तो मियां साहब को इलेक्शन जितवाना ही, बीबी को वापस बंद करो। तो मियां साहब की वहां पे अखलाकियात कहां गई, वहां पे मियां साहब के अंदर का इंसान कहां गया? बहुत सारी खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया, जलील किया गया, रुस्वा किया गया, अभी तक जेलों में बंद रखा गया। और ये दोनों लोग जो वहां मौजूद हैं, चाहे वो बच्ची आसफा जरदारी है, चाहे नवाज शरीफ है, ये दोनों असेंबली में कैसे पहुंचे? आसफा जरदारी को बिला मुकाबला पहुंचाया गया, उनके मुकाबले तमाम उम्मीदवारों को जबरदस्ती बिठा दिया गया। बाद में एक उम्मीदवार चिल्लाता रहा, कभी मैं तो बैठा ही नहीं था। इन्होंने ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि बिला मुकाबला ये होगी, मैं तो बैठा ही नहीं था। किसी को गायब कर दिया, किसी को उठा लिया, किसी को मुकदमा कर दिया, किसी को पैसे दे दिए। इस तरीके से तो इलेक्शन जीत कर ये लोग आए। ये दोनों लोग इस असेंबली में जाली तरीके से पहुंचे हैं, और इनकी तस्वीर को लेकर जज्बाती होने की बजाय हमें हकीकत का सामना करना चाहिए कि ये लोग यहां पे आए कैसे हैं। अब नाज़रीन, एक हनीफ अब्बासी साहब ने एक जुमला बोला, और वो मैं समझता हूं कि एक कत्ल की धमकी है एक तरह से, क्योंकि इमरान खान साहब पे जब पिछली मरतबा कातलाना हमला हुआ तो उससे पहले माहौल बनाया गया था। अब हनीफ अब्बासी साहब का जो जुमला है मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा अगर ये रवैया ना बदला तो ऐसा ना हो कि इनके लीडर की वक्त से पहले ही फातिहा पढ़ ली जाए। ये अब कत्ल की धमकी, फातिहा तो उसकी पढ़ी जाती है जिसका इंतकाल हो जाता है, कि अगर रवैया ना बदला। कौन सा रवैया? वो कहते हैं हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए, वो ये कहते हैं कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, वो ये कहते हैं कि जो जबरी तौर पे इंसानों को लापता कर रहे हैं, इंसानी हकूक की पामालियां कर रहे हैं, वो खत्म की जाए। तो इसको रवैया बदलने की जरूरत क्या है? ये तो बेहतरीन रवैया है। इस मामले को लेकर इमरान खान साहब को कत्ल करने की एक तरह से धमकी दी है कि वक्त से पहले ही फातिहा ना पढ़ ली जाए। ये बड़ा अफसोसनाक है। हनीफ अब्बासी साहब ने अपनी जिंदगी में खुद भी मुश्किलात देखी है, मुझे लगता था इन लोगों ने कुछ सीखा होगा, लेकिन अफसोस सूरत हाल आपके सामने है। नाज़रीन, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने वहां पे खड़े होकर असेंबली में बहुत जोरदार आवाज में कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की पूरी दुनिया में बहुत इज्जत हो रही है, और जहां पे आप लाइन में जाते हैं इमिग्रेशन में तो हमारा पासपोर्ट देखकर हमें सराहा जाता है, हमारी बड़ी इज्जत की जाती है, तो बड़ी हमारी कदर की निगाह से हमें देखा जाता है। तो खुद तो वो एक स्पेशल पासपोर्ट के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं और प्रोटोकॉल्स के साथ जा रहे हैं। उन्हें आइडिया नहीं है कि पाकिस्तानियों के साथ दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर क्या हो रहा है। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानियों के साथ क्या होता है, जरा आम आदमी की तरह निकलकर ट्रेवल करके देखिए, आपको पता चलेगा। दुनिया के जो बदतरीन 4 पासपोर्ट है उनमें एक पाकिस्तान का है, बदतरीन 4 पासपोर्ट उनके अंदर एक पाकिस्तान का है, और ढिठाई से खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। और हालात इस पासपोर्ट के ये हैं कि आज ओमान और दुबई जैसे ममालिक जो पाकिस्तानियों के वीजे वैसे ही लगा दिया करते थे, वो वीजे रिजेक्ट पे रिजेक्ट करते जा रहे हैं, रिजेक्ट पे रिजेक्ट करते जा रहे हैं। पाकिस्तानियों को वो वीजे नहीं दे रहे, इतना सीरियस इशू हो गया, और ये कह रहे हैं जी हमारे पासपोर्ट की बड़ी इज्जत बढ़ गई है। तो ये इनके जबान के ऊपर ऐसा लगता है कि घुट्टी में ही झूठ है, ये सच बोल ही नहीं सकते, ऐसा लगता है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब का, और मैं सच की बात कर रहा हूं तो ये देखें ना इनके बयान कैसे बदलते हैं। ख्वाजा आसिफ का एक बयान आप सुनिएगा, ये मैं आपको पहले बयान का जो है, अच्छा एक तो ये देखें, वो कह रहे हैं जी कि हमारा डीएनए जमहूरी नहीं है, हमारा कल्चर जमहूरी नहीं है। ये कल तक जमहूरियत के लिए नारे लगाते थे, आवाजें देते थे, शोर मचाते थे, नवाज शरीफ साहब जल से जुलूस, वोट को इज्जत दो, पता नहीं कौन कौन से बयानिए खलाई मखलूक इन्होंने बना के पूरी कौम को एंटी एस्टेब्लिशमेंट करके कहा कि जनाब पाकिस्तान नहीं चलेगा अगर जमहूरियत नहीं होगी तो। और आज वही ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट छपा हुआ है कि हमारा डीएनए जमहूरी नहीं है, हमारा कल्चर ही जमहूरी नहीं है, यानी इसी गंद के साथ और हाइब्रिड निजाम के साथ हमने चलना है। और मैं एक और स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ का देख रहा था, उस स्टेटमेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब शाबाश दे रहे थे, कुछ अर्सा पहले ये करार दे रहे थे मदारिस के तलबा हैं, हमारी सेकंड डिफेंस लाइन है, हमारे बड़े काम आते हैं, बड़े शानदार लोग हैं, ऐसी बातें पहले ख्वाजा आसिफ कुछ अर्सा पहले कर रहे थे। और अब वही ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, वो बिल्कुल ही बदला हुआ स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं जी अंधाधुंध मदरसे बन रहे हैं, कब्जों की जमीनों में बन रहे हैं, नाजायज बन रहे हैं। तो ये किसी एक जगह टिकते ही नहीं है। इनका स्टेटमेंट जब ये अमेरिका का दौरा करके आते हैं स्टेटमेंट कोई और हो जाता है, सऊदीया का करके आते हैं स्टेटमेंट कोई और हो जाता है, अफगानिस्तान के साथ मिलने जाते हैं स्टेटमेंट कोई और हो जाता है, इंडिया की तरफ हाथ मिलाते हैं स्टेटमेंट कोई और हो जाता है। इनकी अपनी कोई नजरिया, कोई अपना सोच है ही नहीं, कोई अपनी पॉलिसी है ही नहीं। ये इतने कमजोर लोग हैं जिसे आप ये कह लें कि ये तो गो विद द फ्लो है, जिसने इनको थोड़ा सा आसरा दिया ये उसके साथ चल पड़ते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि इनका अपना नजरिया इक्तदार के अलावा क्या है, हर चीज ये बदल देते हैं। कल ये कह रहे थे कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने कंट्रोल किया था, और अब वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है, उनसे बड़े जालिम कोई नहीं, अब वो उस तरफ चले गए। कल खुदा उनके साथ था और ताकतें अमेरिका के साथ थी। ये मेरी समझ से बाहर है, इनका अपना जाती नजरिया कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग कॉन्स्टेंट, सिर्फ एक चीज है कि इनको इक्तदार में हमेशा रहना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।
इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये वजह करना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अमन जिरगे ने जो फैसले और तजावीज पेश की हैं उनका असर मुल्क की सियासत पर क्या हो सकता है और आम अवाम और हुकूमती इदारों के दरमियान जिम्मेदारियों और इख्तियारात का नया ताल्लुक कैसे उभर कर सामने आ सकता है। वीडियो में यह हाईलाइट किया जा रहा है कि अगर सियासतदान अपनी जिम्मेदारियां हाथ में लें तो उनकी रियल मर्जी के मुताबिक पॉलिसीज तैयार हो सकती हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि अक्सर थर्ड वर्ल्ड मुमालिक में एस्टैब्लिशमेंट और पब्लिक के इंटरेस्ट्स में तनाज़ा पाया जाता है, इसलिए अवामी राय और सियासी लीडरशिप का किरदार बहुत अहमियत रखता है। सबसे पहले वीडियो का मकसद यह बताना है कि खैबर पख्तूनख्वा का अमन जिरगा एक नया सियासी इम्कानी मंजर पेश करता है, एक ऐसा मंजर जो आम मसाइल पर खुली सियासी बहस का आगाज हो सकता है। इर्तिफाकी ऐलान डिक्लेरेशन कि जो अहम बटून पर जोर दिया गया उनको समझाना और उनकी सियासी अहमियत को अवाम के सामने रखना वीडियो का मरकजी मकसद है। ये बताना भी जरूरी है कि इन फैसलों का ताल्लुक सिर्फ लश्करी इख्तियारात से नहीं बल्कि कानूनी, सियासी और माशी रिफॉर्म से भी है, जैसे कि पुलिस को सेंट्रल फ्रंट लाइन एजेंसी बनाने, लॉ एनफोर्समेंट को मजबूत करने, इलीगल रिसोर्सेज के निकालने को रोकना और लोकल गवर्नेंस को मुआफकानामा के जरिए जिम्मेदारियां देना। वीडियो का दूसरा अहम मकसद ये है कि सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म को मुकामी सतह पर ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए। जिरगा ने पुलिस और सीटीडी को अहम किरदार देने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से माल और वसाइल फराहम करवाने की बात की। इसको हाईलाइट करना वीडियो का एक मकसद है ताकि देखा जा सके कि पुलिसिंग को पब्लिक डीलिंग का सेंट्रल इदारा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस सोसाइटी का हिस्सा होती है और मकामी हालात को बेहतर समझती है। इस सियासी कानूनी नुक्ता नजर को आमतौर पर समझाना और इस पर गुफ्तगू शुरू करना वीडियो की नीयत है। तीसरा मकसद ये है कि जिरगा ने जो कानूनी तजावीज और अमेंडमेंट्स का जिक्र किया उनकी सियासती और ऐनी पाबंदी को वाज़ेह करना। मिसाल के तौर पर अगर आर्मी को कुछ खुसूसी इख्तियारात वापस लिए गए हैं या किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है तो उसके इम्कानी नतीजों को समझाना। वीडियो ये समझाना चाहता है कि ऐसी तजावीज का मतलब सिर्फ पर्सनल इम्यूनिटीज नहीं बल्कि मुल्क के फ्यूचर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क पर गहरा असर हो सकता है और इसलिए इन पे पब्लिक बेहद जरूरी है। चौथा मकसद माशी और इंतजामी रिफॉर्म्स को वाज़ेह करना है। जिरगा ने प्रोविंशियल फाइनेंसेस, फेडरल ट्रांसफर्स और लोकल डेवलपमेंट के हवाले से कुछ तजावीज रखी हैं। इनमें फेडरल सपोर्ट, पीएफसी एनएफसी कोऑर्डिनेशन और सूबे को रिक्वायर्ड फंड्स देने की बात शामिल है। वीडियो का इरादा यह है कि आम लोगों को बताया जाए कि अगर माल व वासिल वक्त पर और सही तरीके से प्रोविंस को दिए जाएं तो लोकल गवर्नेंस बेहतर काम कर सकती है और अमन और तरक्की पॉसिबल है। पांचवा मकसद हम लोगों को सिक्योरिटी मेजर्स और सिविक लाइफ के दरमियान बैलेंस दिखाना है। जिरगा ने चेक पोस्ट्स और सिटी सेल्स जैसे प्रैक्टिकल कदम उठाने की बात की। वीडियो ये वाज़ेह करता है कि इन कदमों का मकसद सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि पब्लिक इनकन्वीनियंस कम करना और इलीगल चेक पॉइंट्स को रिमूव करना भी है। इससे अवाम के रोजमर्रा जिंदगी पर असर और उनके हुकूक का ख्याल रखना भी वीडियो का नुक्ता है। छठे, वीडियो का मकसद मुल्की सियासी किरदारों के रवैयों, बयानत और उनके डबल स्टैंडर्ड्स को फ्लैग करना है, यानी कि जो लीडर्स कभी डेमोक्रेसी के बुलंद गवाह थे आज उनके स्टेटमेंट्स में तबसारा तब्दीली नजर आ रहा है। यह भी समझाना कि सियासत में कंसिस्टेंसी और प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्यों जरूरी है। अगर लीडर्स अपनी सियासती डिसीजंस के पीछे कंसिस्टेंट रैशनल ना दें तो पब्लिक ट्रस्ट कमजोर हो जाता है। इस सिलसिले में वीडियो कुछ मिसालें और तंकीदी नुक्ताए नजर पेश करता है ताकि लोग सोच सकें कि किस तरह पॉलिटिकल बिहेवियर पब्लिक कॉन्फिडेंस को मुतासिर करता है। साथ ही वीडियो का मकसद एक कॉशन देना भी है। जब किसी सियासी गुफ्तगू में तशद्दुद या जान से खतरनाक अल्फाज इस्तेमाल हों तो उसकी गहराई पर गौर करना चाहिए। वीडियो में मिसाल के तौर पर फैसलों और बयानात का मुनासिब तौर पर तनकीदी जायजा लिया गया है ताकि सियासी डिस्कोर्स में हमेशा अमन और कानून मुनासिब रवैया रहे। आखिर में वीडियो का मकसद अवाम को यह बताना है कि अब वक्त है कि सियासतदान, कानूनी इदारे और सिविल सोसाइटी मिलकर एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल डिबेट शुरू करें जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का किरदार, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात, पुलिस रिफॉर्म्स, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, माशी इंतजाम और ह्यूमन राइट्स सब शामिल हों। ये वीडियो चाहता है कि लोग सिर्फ रेट्रिक पे भरोसा न करें बल्कि पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी पर तवज्जो दें।
वीडियो ऑडियंस को इनकरेज करता है कि वो इस डिस्कशन को अपने गिरदो नवा से शेयर करें, लोकल रिप्रेजेंटेटिव से सवालत करें और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में हिस्सा लें ताकि मुल्क में सस्टेनेबल पब्लिक सेंट्रिक रिफॉर्म्स आए। यह सारा माजमून सिर्फ इस वीडियो का मकसद वजह करता है, यानी एक इन्फॉर्म्ड, कंस्ट्रक्टिव और पीस ओरिएंटेड सियासी बहस को उभरना जिसमें कानून, अवाम और सियासी इदारों की जिम्मेदारियां वजह की जाएं और मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकिरत और डेमोक्रेटिक तरीकों से ढूंढा जाए।